Connaught Place, followed by remarks from Delhi BJP Chief Virendra Sachdeva. He emphasized that the Somnath Swami Ban Parva is being observed nationwide, symbolizing cultural pride and heritage. Sachdeva recalled the 1026 AD attack on the Somnath temple by foreign invaders, describing it as part of a 1,000-year saga. Reflecting India's traditions, he highlighted the temple's unique significance, noting that even the sea touches the feet of the Lord Shiva there, re-established after destruction. The temple now stands as a symbol of resilience. Sachdeva stated that celebrations linked to Somnath will continue throughout the year across society and the nation. देखिए, आज हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने भगवान शिव की आराधना की, हनुमान जी की आराधना की। पूरे देश में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है और जिस तरह से विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, 1026 में से लेकर आज तक 1000 वर्षों की ये ऐसी गाथा है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमारी परंपरा को दर्शाता है। सोमनाथ का मंदिर, जहाँ सागर भी भगवान शिव के चरण धोता है, उस मंदिर की पुनः स्थापना हुई और उस मंदिर को लेकर हमारे पूरे समाज में विशेष आस्था भी है। तो ये पूरा वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जाएगा कि किस तरह से बार बार आक्रमण करने के बावजूद भी हमारी धार्मिक, हमारी सांस्कृतिक शक्ति जो है वो इतनी अमिट है कि उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसी उपलक्ष्य में आज हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने यहाँ पूजा अर्चना की है और पूरे देश में इस तरह का ये वर्ष। देखिए, आज हमारे माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष Pune, the Nationalist Congress Party led by Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar and the NCP headed by his uncle Sharad Pawar came together to release a joint manifesto for the upcoming municipal corporation elections. The event marked a significant moment as Ajit Pawar and his cousin Supriya Sule, working president of NCP-SP, shared the stage at a joint press conference. Their appearance highlighted growing proximity between the two factions, which had split bitterly in 2023. The manifesto emphasized collaborative governance and development priorities for Pune, while the unity gesture suggested a strategic alignment aimed at strengthening electoral prospects and bridging differences within the party's leadership. त्याला डिले झालेला आहे। 2015 ला मी तुमच्या माहिती करता सांगतो, आम्ही 2818 कोटींची मंजुरी दिलेली होती। आमची मुदत संपत आले त्यावेळेस 82 पैकी फक्त 59% अजून कार्यान्वित नाहीयेत आणि 200 किलोमीटर वितरण व्यवस्था काम बाकी आहे। 45,000 AMR अशा प्रकारे मीटर अजून बसवलेले नाहीयेत आणि त्याच्यामुळे कारण नसताना अनेक पुणेकरांना त्याची किंमत मोजावी लागते आणि म्हणून आम्ही ते दररोज पुणेकरांना प्यायला पाणी वरसगाव पालशेत खडकवासला टेंबर भामा आस्केड हे तर आपण आणलेलंच आहे। आपण त्याच्यामध्ये सुधारणा करू पाहतोय आणि बाकीचं मग आपण मुळशी डॅम असे टाटाची जी धरणं आहेत तिथनं पण आपण आणायचा प्रयत्न काम करणार आहोत। दुसरं म्हणजे आम्ही जे काही सांगितलेलं आहे की पुणे शहरातील 33 मिसिंग लिंक आणि 15 मुख्य रस्त्यांच्या दर्जात सुधारणा करून 150 किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या या रस्त्यांमुळे पुणे शहरात कुठेही जाणे सोपे होईल। त्याच्यामध्ये टॉम ट्रॅफिक सर्व्हे या जगातल्या 501 शहरांचा अभ्यास करून ह्या ट्रॅफिकमध्ये मागच्या काळामध्ये त्याला डिले झालेला आहे। 2015 ला मी तुमच्या माहिती करता सांगतो, आम्ही 2818 कोटींची मंजुरी दिलेली होती। आमची मुदत संपत आले त्यावेळेस 82 पैकी फक्त 59% अजून कार्यान्वित नाहीयेत आणि 200 किलोमीटर वितरण व्यवस्था काम बाकी आहे। 45,000 AMR अशा प्रकारे मीटर अजून बसवलेले नाहीयेत आणि त्याच्यामुळे कारण नसताना अनेक पुणेकरांना त्याची किंमत मोजावी लागते आणि म्हणून आम्ही ते दररोज पुणेकरांना प्यायला पाणी वरसगाव पालशेत खडकवासला टेंबर भामा आस्केड हे तर आपण आणलेलंच आहे। आपण त्याच्यामध्ये सुधारणा करू पाहतोय आणि बाकीचं मग आपण
मुळशी डॅम असे टाटाची जी धरणं आहेत तिथनं पण आपण आणायचा प्रयत्न काम करणार आहोत. दुसरं म्हणजे आम्ही जे काही सांगितलेलं आहे की पुणे शहरातील 33 मिसिंग लिंक आणि 15 मुख्य रस्त्यांच्या दर्जात सुधारणा करून 150 किलोमीटरहून अधिक लांबीच्या या रस्त्यांमुळे पुणे शहरात कुठेही जाणे सोपे होईल. त्याच्यामध्ये टॉम ट्रॅफिक. In Delhi, Union Sports Minister Mansukh Mandavia inaugurated the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue, addressing the opening ceremony and highlighting the importance of youth participation in shaping India's future. The event brought together aspiring leaders from across the country to discuss development, innovation and national progress. National Security Advisor Ajit Doval was also present, underscoring the significance of the dialogue in connecting governance with youth perspectives. Mandavia emphasized that young leaders are central to realizing the vision of a developed India. While Doval's presence reflected the government's commitment to integrating security, leadership and policy discussions, the ceremony set the tone for collaborative engagement between policymakers and the next generation of leaders. यंग लीडर डायलॉग के सेकंड एडिशन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर आदरणीय अजीत डोवाल जी, मेरे साथी मंत्री आदरणीय रक्षा खड़से जी, यूथ अफेयर्स विभाग की सचिव पल्लवी गोयल जी, एडिशनल सचिव मिश्रा जी, देश के कोने कोने से आए हुए मेरे युवा साथी भाई और बहनों, दोस्तों, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग के लिए आयोजित क्विज कंपटीशन में 50 लाख से अधिक युवा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करा और उसमें से मेरिट में आने वाले 3 लाख युवाओं को 10 ट्रैक पर विकसित भारत के लिए ऐसे लिखने के लिए कहा गया. उसमें से आपने ऐसे लिखा और ये ऐसे को विद्वान प्रोफेसरों के द्वारा एसेस करा गया. ये एसेसमेंट के बाद जो मेरिट में 30,000 युवा आए, ये 30,000 युवाओं को स्टेट चैंपियनशिप में स्टेट लेवल पर आप लोगों को. In Delhi, National Security Advisor Ajit Doval addressed the Viksit Bharat Young Leaders Dialogue, reflecting on generational differences and the importance of decision-making. He noted his own journey from pre-independence India, acknowledging the vast age gap between himself and the youth present. Despite changes over time, Doval emphasized that the constant factor shaping life is the capacity to make decisions. He urged young leaders to recognize that choices, whether small or significant, define their paths and responsibilities as they grow older. His remarks highlighted the role of decision-making in personal growth and national development, encouraging the youth to embrace responsibility in shaping India's future trajectory through conscious and informed choices. असमंजस था मुझे. मैंने कहा भी कि मेरा क्षेत्र, मेरा अनुभव यूथ के साथ उम्र का एक बड़ा भारी गैप. आप लोगों में से अधिकतर मेरे से 60 वर्ष से अधिक छोटे हैं. मैं स्वाधीन भारत में नहीं, उस भारत में पैदा हुआ था जब भारत स्वाधीन नहीं हुआ था. तो मैं आपसे क्या बात कर सकता हूं? क्या चीज है जिस विषय पर मैं आप लोगों से बातचीत कर सकूं? जब मेरा यौवन था तो उसको मैं भूल चुका.
बहुत समय हो गया। और जो आपका युवा काल है उसके अंदर इतना परिवर्तन आ चुका है कि मुझे कई चीजों का ज्ञान भी नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है, मैं जब युवा भी था और आज भी एक चीज का मैंने देखा, वो हमेशा आपके साथ चलती है, आपको पता हो या ना हो, आप कॉन्शियस हो या ना हो, चीज बहुत छोटी है लेकिन वो आपके जीवन की लोकाई को डिटरमिन करती है, उसकी गति और उसका क्या अंत में वो कहाँ पहुंचेगी इसका निर्णय करती है। वो होती है आपके निर्णय लेने की क्षमता। आप सभी निर्णय लेते हैं। युवा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णय और बड़े निर्णय करने पड़ते हैं, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे छोटी सी बात से और बड़े बड़े निर्णय आप लोगों को ही लेने पड़ेंगे। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों को। In Delhi, BJP State President Virendra Sachdeva reacted strongly to the FIR registered against Minister Kapil Mishra, expressing surprise over the developments inside the Vidhan Sabha. He alleged that leader of opposition Atishi Marlena made objectionable remarks against Sikh gurus during the proceedings, which he said was deeply inappropriate. Sachdeva further asserted that in this matter, neither the Punjab government nor Punjab police has any jurisdiction or authority. His comments highlighted BJP stance on the controversy, framing it as an issue of respect for religious sentiments and parliamentary conduct. The statement adds political weight to the ongoing debate surrounding the FIR and the remarks made in the assembly. मुझे हैरानी इस बात की है कि विधानसभा के अंदर जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार लेना ने अभद्र टिप्पणी की सिख गुरुओं के खिलाफ, उस विषय को लेकर पंजाब सरकार का या पंजाब पुलिस का कोई अधिकार बनता नहीं है। और आम आदमी पार्टी की निराशा इस बात से भी दिखाई देती है कि जैसे ही वो टिप्पणी की जाती है उसके बाद से अगले दिन से विधानसभा सत्र से आतिशी गायब हो जाती हैं। विधानसभा के भीतर कक्ष के अंदर कुछ भी घटनाक्रम होता है तो उसका अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मांग की कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए वीडियो की। हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। तो दाल में कुछ काला है, इसलिए पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सब घबराए हुए हैं। और कपिल मिश्रा हो या हमारा कोई भी विधायक हो, इन FIR से या इस तरह की घटनाओं से विचलित होने वाले नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने अभद्र टिप्पणी की है। पंजाब की जनता हो या दिल्ली की जनता हो, अपने गुरुओं का अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी सजा उन्हें मिलेगी। देखिए, मुझे हैरानी इस बात की है कि विधानसभा के अंदर जो घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार लेना ने अभद्र टिप्पणी की सिख गुरुओं के खिलाफ, उस विषय को लेकर पंजाब सरकार का या पंजाब पुलिस का कोई अधिकार बनता नहीं है। और आम आदमी पार्टी की निराशा इस बात से भी दिखाई देती है
कि जैसे ही वो टिप्पणी की जाती है उसके बाद से अगले दिन से विधानसभा सत्र से आतिशी गायब हो जाती हैं। विधानसभा के भीतर कक्ष के अंदर कुछ भी घटनाक्रम होता है तो उसका अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने मांग की कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए वीडियो की। हमारे विधानसभा अध्यक्ष ने फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। तो दाल में कुछ काला है, इसलिए पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सब घबराए हुए हैं। और कपिल मिश्रा हो या हमारा कोई भी विधायक हो, इन एफआईआर से या इस तरह की घटनाओं से विचलित होने वाले नहीं हैं। हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना ने अभद्र टिप्पणी की है। पंजाब की जनता हो या दिल्ली की जनता हो, अपने गुरुओं का अपमान कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और इसकी सजा उन्हें मिलेगी। देखिए, In Tirumala, Andhra Pradesh, ISRO Chairman V. Narayanan confirmed that India's first space launch of 2026 will take place on January 12 at 10:17 am. The mission will be carried out using the PSLV C-62 launcher, which is set to deploy the EOS-N1 spacecraft along with 15 co-passenger satellites. Of these, 8 satellites belong to foreign countries including the UK, Brazil and France, reflecting international collaboration in space exploration. Narayanan emphasized the significance of the mission as part of India's continued advancements in satellite technology and global partnerships. The launch marks a major milestone for ISRO, reinforcing India's role as a reliable partner in the global space community. The first launch in the year 2026 on 12th January morning 10:17 am. And this will be accomplished by the PSLV C-62 launcher, which will be placing EOS-N1 spacecraft along with 15 co-passengers. In the 15 co-passenger satellites, there are 8 satellites from foreign countries, from UK, Brazil, France. These countries, we are going to have the satellite. With this launch, we will be accomplishing 442 foreign satellite launch from India, and along with the very important hyperspectral imaging EOS-N1 satellite. We are going to have the first launch in the year 2026 on 12th January morning 10:17 am. And this will be accomplished by the PSLV C-62 launcher, which will be placing EOS-N1 spacecraft along with 15 co-passengers. In the 15 co-passenger satellites, there are 8 satellites from foreign countries, from UK, Brazil, France. These countries, we are going to have the satellite. With this launch, we will be accomplishing 442 foreign satellite launch from India, and along with the very important In Karnataka's Belgavi City, Commissioner Borasi Bhushan Gulbar Rao announced intensified measures against narcotics, focusing on suppliers and reducing drug use among students. Schools and colleges will establish anti-drug committees tasked with conducting voluntary tests on 10% of students strictly with consent. Authorities assure that all results will remain confidential, with the police providing full support for the testing process. Meetings with the principals are scheduled to begin tomorrow to coordinate the initiative and ensure smooth implementation. The campaign reflects a proactive approach to safeguard youth, combining law enforcement with educational institutions to curb drug abuse. Officials emphasized community cooperation as essential to achieving long-term success in this anti-narcotics effort. For our society to reduce its consumption, Belgavi City Police has been taking a lot of action on drug peddlers and drug suppliers. That is to control the supply of drugs in the Belgavi city. Another action is to reduce the demand of the drugs in the city. So there has been feedback from the teachers and some public that students in schools and colleges, they are consuming drugs. In that regard, we have made a request to all the principals to form anti-drugs committee in their premises. They should conduct blood test and urine test
of at least 10% students in one semester. It will be completely voluntary. If student is minor, the consent of parents is a must. If student is major, then his consent is a must before doing this checking. And in this 10% checking, their blood and urine should be analyzed for presence of drugs. Ganja, if somebody consumes ganja today, the traces of ganja will be there in his urine for almost 1 month. In this background, tomorrow we have called a meeting of principals of some of the schools, and next week we'll conduct this meeting with the principals of all the colleges, and we'll give this guideline. We'll help them in facilitating medical teams for conducting these checks. To make it non-scary thing, we are requesting principals to keep the report confidential. It is not mandatory for them to give it to the police. At least principal or the school management should know how many students are consuming narcotics, and if they feel so right, they can share the results with the parents. If parents are suspicious about their children that they may be consuming drugs and they do not give the consent, they can do these tests at their home only. The drug kit is available in the market, in Amazon, in Flipkart. In our police social media handles, we have shared the links for Amazon and Flipkart where these kits can be bought by the parents. सर लेटर पढ़ते थे कॉलेज के All colleges we have written the letters, and tomorrow by conducting a meeting, I am trying to reach to them personally, and now we'll go aggressively on this front. स्टूडेंट पढ़ता In Bihar, BJP legislator Krishna Nandan Paswan remarked that although delayed, the Congress party's recent political decision reflects good sense and is therefore welcomed. However, he sharply criticized the Rashtriya Janata Dal RJD, stating it is not a genuine party but rather a syndicate lacking strong leadership. Paswan suggested that if Congress contests elections in alliance with RJD, the arrangement would not benefit the state due to RJD's perceived weakness. His comments highlight BJP's stance on opposition strategies and underline the party's narrative ahead of upcoming electoral battles in Bihar. The statement adds to the political discourse surrounding alliances and leadership credibility in the state's evolving landscape. देर से ही सही सद्बुद्धि आया, इसलिए कांग्रेस पार्टी को स्वागत हम करते हैं। और आरजेडी से गठबंधन करके अगर बिहार में वो चुनाव लड़े तो आरजेडी कोई पार्टी नहीं है, सिंडिकेट है, और आरजेडी में कोई अच्छे नेता भी नहीं है। आप देख रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव में सारे प्रत्याशियों से पैसा की उगाही बड़े पैमाने पर आरजेडी के नेता करते हैं। कभी बड़े साहब, कभी बड़ी मलकिनी, कभी छोटे साहब, और तमाम लोगों के द्वारा सुना जाता है कि वहाँ एक बाजार लगी है और छान कर टिकट बिका जा रहा है। जो अधिक भाव से टिकट का मूल्य लगावे, पैसा दे, उसको टिकट दिया गया। ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को अगर विलम्ब से ही अगर यह सद्बुद्धि आया है तो चलिए उसको बधाई। निश्चित टूट होगी। आरजेडी में जो अच्छे लोग हैं, थोड़ा बहुत बचे लोग हैं, छटपटाहट में हैं, और आरजेडी की में टूट होगी और कांग्रेस पार्टी में भी टूट होगी। दोनों पार्टी टूटेगी, और माने इसको तो एकदम भविष्यवाणी हम तय कर दिए कि दोनों पार्टी में टूट होगी और बड़े पैमाने पर। देखिए कांग्रेस Karnataka Minister Priyanka Kharge addressed the issue of bills written by the governor, stating that the government is prepared to provide necessary clarifications. He emphasized that if legal explanations are required, they will be given, but suggested that if the move was influenced by the BJP, the matter would be examined differently. Kharge noted that the assembly had already passed the bills and any clarification sought by the governor would be considered carefully. His remarks highlight both the government's readiness to engage in due process and a suspicion of political motives behind the governor's decision, signaling a potential confrontation between the state leadership and opposition forces. देखेंगे जो भी गवर्नर साहब ने वापस भेजे हैं, अगर कुछ लीगल क्लैरिफिकेशंस है तो वो क्लैरिफाई करके वापस भेजेंगे गवर्नर साहब को। अगर वो सिर्फ अपनी
बीजेपी पार्टी के मनमानी के लिए किए तो फिर देखेंगे क्या करना है। बट लीगली अगर कुछ सुझाव है उनका या तो और कुछ क्लैरिफिकेशंस है, देन वी विल लुक इनटू इट एंड वी विल रीच। देखेंगे जो भी गवर्नर साहब ने वापस भेजे हैं, अगर कुछ लीगल क्लैरिफिकेशंस है तो वो क्लैरिफाई करके वापस भेजेंगे गवर्नर साहब को। अगर वो सिर्फ अपनी बीजेपी पार्टी के मनमानी के लिए किए तो फिर देखेंगे क्या करना है। बट लीगली अगर कुछ सुझाव है उनका या तो और कुछ। Lucknow police arrested senior doctor Ramizuddin alias Ramiz following serious allegations of sexual exploitation and coercion. According to DCP Vishwajit Srivastava, junior resident doctor reported that Ramizuddin exploited her and pressured her to convert her faith when she spoke about marriage. During the investigation, another medical student came forward alleging similar abuse, forced physical relations and being compelled to undergo an abortion. She also claimed he pressured her to change her faith before marrying her. Police arrested Ramizuddin's parents during the probe while the accused initially absconded, acting on informer tips and surveillance inputs. Authorities traced him to his rented house, arrested him and produced him before the court. ये आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है और जब उसने उसके शादी की बात की तो उसने उसके धर्म परिवर्तन का दबाव डाला है। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इंस्पेक्टर चौक नागेश उपाध्याय द्वारा विवेचना प्रारंभ की गई है। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दौरान एक अन्य मेडिकल छात्रा द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उसके साथ भी रमीजुद्दीन ने इसी तरह का कृत्य किया है और उसके साथ गलत कार्य किया है और उसका गर्भपात कराया है, साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन कराकर जबरन उसे निकाह किया है। इस साक्ष्य संकलन में ये भी बात प्रकाश में आई कि इस में रमीजुद्दीन के माता पिता दोनों शामिल हैं। विवेचना के क्रम में रमीजुद्दीन के माता पिता का भी नाम बढ़ाया गया और उनकी गिरफ्तारी की गई। मुख्य अभियुक्त रमीजुद्दीन जो कि न्यूरिया जनपद पीलीभीत का रहने वाला था, वो फरार चल रहा था। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित था। आज 9 जनवरी 2026 को मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के माध्यम से ये पता चला कि आज वो अपने यहाँ पर एक किराए के घर में जो कि बंद है उसमें कुछ सामान निकालने आया है और साथ ही न्यायालय में हाजिर होने की फिराक में है। इस सूचना पर डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर चौक की टीम ने उसको गिरफ्तार किया और उसको न्यायिक परीक्षा में भेज दिया। ये आरोप लगाया गया था कि उसके सीनियर डॉक्टर रमीजुद्दीन उर्फ रमीज ने उसके साथ उसका शारीरिक शोषण किया है। Well, that's the wrap of the Inside News. For more updates, stay tuned to CVR News English.